आप देख रहे हैं मुकाबला और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। कल या परसों तक वो जेल के बाहर आ जाएंगे, यानी कि आर्यन खान दीपावली के मौके पर अपने घर पर होंगे। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या बिना गुनाह के आर्यन ने सलाखों के पीछे 27 दिन गुजारे हैं? क्या किसी को बचाने के लिए आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया? तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं और इस पर बहस करने के लिए इस पूरे मामले पर हमारे साथ साइना एनसी मौजूद हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सीमा मलिक एनसीपी प्रवक्ता, रिजवान सिद्दीकी वरिष्ठ वकील और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। साइना एनसी से पहले मैं सीमा मलिक जी आपसे ये जानना चाहता हूं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि किस तरह से फर्जीवाड़े की पूरी बात कही गई, हफ्ता वसूली और उसके साथ साथ न जाने क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि प्रेशर बने और आर्यन को बेल मिल जाए? क्योंकि आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल आरोप ये गलत है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि शायद इन चीजों से शायद थोड़ा सा उनका मैटर कॉम्प्लिकेट भी हो गया था, पर बेसिकली दिस वाज वेरी नेसेसरी टू पुट द, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं बहुत जरूरी था उनको सामने आना। और शायद आज हमें भी कहना समय, सर्वप्रथम तो बधाई दूंगी इन बच्चों के घर वालों को जो कि इतने दिन से परेशान होंगे और जिस तरह का मेंटल टॉर्चर उनको हुआ होगा। जेल में किसी को 23 दिन रहना, एक आदमी को कोई 25 दिन रहना कोई मतलब छोटी बात नहीं है। और वो भी जब तक कि उनपे, जिसके पास कोई ड्रग्स ना हो, जिसका कोई मतलब इन्वेस्टिगेशंस में कितनी प्रोटोकॉल्स किस तरह से फॉलो नहीं किए गए। और शायद आज हमारा दिन है कि शायद हम भी बोले सत्यमेव जयते, जैसे कि उन्होंने बोला था। तो देखिए, ये बिल्कुल जो भी फैक्ट्स हम लोगों ने दिए हैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें ऐसी चीजें हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, और हम लोग किसी भी एनसीबी के ऊपर कंप्लीट, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि हम कोई सवाल उठा रहे हैं। अगर कुछ उनके अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और अगर उसको हमने लाइमलाइट में लाया है नवाब मलिक साहब ने, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि हम आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं। शाना जी, आज देखिए, आप वो कह रही है कि मैं मराठी हूँ, और मराठी नॉन मराठी की बात नहीं है इसमें। मराठी लड़की या नॉन मराठी लड़की की बात नहीं है, जैसी बातें हम सुन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता। कई बातें अभी आ रही हैं, उसकी हम परतें भी खंगालने की कोशिश करें। साइना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जबकि बेल मिल गई है और 1 या 2 दिन के अंदर में आर्यन खान अब रिलीज हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार समीर वानखेड़े का बचाव कर रहे थे और पूरे तरीके से इस बात को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ड्रग माफिया के साथ खड़ी है। आज आप कहां गए? देखिए, सर्वप्रथम ये मैटर सब जुडिस था। ऑनरेबल कोर्ट्स ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, हम स्वीकार करते हैं और स्वागत करते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि एक बच्चे के प्रति ऐसे एक ठोस कदम उठाएं जब एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये एनसीबी वर्सेस एनसीपी केस नहीं है। नारकोटिक ब्यूरो का काम है कि तहकीकात के साथ साथ देखें कि सप्लाई चेन कैसे खत्म करें, ताकि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको अस्थिर करने के लिए जो लोग पूरे देश में देश के बाहर बैठे हैं ड्रग माफिया को लेके, उसको खत्म करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एनसीपी ने ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि समीर वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं, कहा कि हम उनको 1 महीने में जेल भेजेंगे। दाऊद वानखेड़े उनको बुलाया, उनके मजहब को लेके सवाल उठाया। ये समीर वानखेड़े वर्सेस आर्यन खान या एनसीपी वर्सेस एनसीपी होती जा रही है ना। शाना जी, मैं आपको बीच रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बात तो एक तरह से स्थापित होती जा रही है कि समीर वानखेड़े के पहली पत्नी के पिता स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो नहीं, उनका पूरा परिवार मुसलमान था। फिर एक सर्टिफिकेट अलग से आना, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक डेकोरेटेड ऑफिसर के बारे में इस तरह के सवाल जब खड़े होते हैं तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अजय जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्यों डिरेल हो रहे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा है सप्लाई चेन को कैसे खत्म करें ड्रग्स का। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। और ड्रग्स को खत्म करने के लिए हमारी सरकार हो या कोई अन्य सरकार, हर एक को अपने एक निष्ठावान या ईमानदार अफसर के साथ खड़ा रहना चाहिए। किसी का मनोबल खत्म करना एक तरफ होता है, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरे पुलिस फोर्स को?
आप क्या संदेश दे रहे हैं उन अफसर को जिनको कहा गया है, नवाब मलिक ने कहा कि 1 महीने में आपको जेल में भेजेंगे? वो छोड़िए, अब स्वागत ये करना चाहिए कि आर्यन खान को एक छूट मिली है और सही वक्त हम सबको लगा कि बहुत लंबा था उनका जेल में रहना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम टाइपकास्ट करते हैं और जजमेंट पे आते हैं, आप और हम जजमेंट नहीं कर सकते। ये आदरणीय न्यायालय का ही काम है। नहीं, और बिल्कुल, इसमें उस कोई शक दिशा नहीं है, में लेकिन आपने ये आज बात हुआ है। बिल्कुल सही कही कि आज कम से कम आर्यन खान को लेकर ये बात तो है कि इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद जब उन्हें बेल मिली है तो देर आए दुरुस्त आए वाली फीलिंग बहुत लोगों के ऊपर है। मानवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवी जी, आर्यन खान को जब अब बेल मिली है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत खुलकर बातें नहीं कहते थे, सांकेतिक भाषा में चीजों को कह रहे थे, खास करके अगर मैं बॉलीवुड के नामचीन चेहरों की बात करूं, लेकिन अब धीरे धीरे रिएक्शंस खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, लोगों के फेस देखने को मिल रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये पर्सनल ड्रामा बनता जा रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, इनिशियली जो रिकवरी हुई थी वो आर्यन से तो कोई रिकवरी हुई नहीं थी। आर्यन से रिकवरी ना हो करके, अगर मेरी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है प्लीज चेक करा दीजिए, थोड़ा एको आ रहा है। रिकवरी आर्यन से नहीं हुई थी, लेकिन एनसीबी ने भी ये क्लेम कर दिया था आर्यन से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसको मोल्ड करा गया कि आर्यन ने नशा लिया है, आर्यन नशा लेता है, लेकिन रिकवरी नहीं हुई है। रिकवरी हुई है सैनिटरी पैड से। अब धीरे धीरे जब चीजें अब सामने आ रही हैं, और यहां पे मैं 2-3 चीजें रखना चाहती हूं। एक तो ये गोसावी की जो सेल्फी ली है उसने वो, दूसरा गोसावी ने जो आर्यन से बात कराई है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एनसीबी के, एनसीबी पुलिस से बहुत डिफरेंट काम करती है, एनसीबी के प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे होते हैं और मेरे को एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पिछले 2 साल से भी बहुत अच्छा काम करी थी, काफी उन्होंने केसेस सॉल्व करे हैं। तो गोसावी की सेल्फी लेना, आर्यन की बात कराना किसी से, तो आप ये देखिए ये प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे वानखेड़े जी जो है वो सारे के सारे कटघरे, जो सवालों का कटघेरा है उसमें आकर के खड़े हो गए। दूसरी बात ये कि अभी आज ही अरेस्ट हुए गोसावी। 2018 से उनका केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, पुणे से वो आज अरेस्ट हुए हैं। अब आप देखिए इन दोनों चीजों में कैसे मेल खा रहा है। वो एफिडेविट में भी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है और यहाँ पे भी। तो अगर एनसीबी किसी भी बंदे को विटनेस लेती है तो उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे ऑडियो में और प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पहले ही बहुत एक क्रेडिबिलिटी वाला काम करते हैं। आप एक ऐसे पद पे है जहां पे मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उस बंदे का बैकग्राउंड चेक आपने करा नहीं है और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, तो लोगों के मन में तो सवाल उठेंगे ही ना। इसी वजह से ये पॉलिटिकल जो ड्रामा लोगों के मन में सवाल है और सवाल बड़े आम है, यही मैं आपसे पूछ रहा था। एनसीबी के ऊपर इस तरह के आक्षेप और एक डेकोरेटेड ऑफिसर के ऊपर आक्षेप, तो फिर लोग पूरी संस्था की क्रेडिबिलिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, एनसीबी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनका काम है कि सप्लाई चेन को खत्म करें। बड़े केसेस हो, छोटे केसेस हो, केस जो उजागर होते हैं, केस जो नहीं उजागर होते हैं। अब 2 पहलू है इस केस में, एक गोसावी का है, एक है विटनेस का। विटनेस को जो लगा कि एक्सटॉर्शन का केस है, तो उन्होंने अपना प्रेयर सब जुडिस था मैटर, कोर्ट में क्यों नहीं रखा? सोशल मीडिया में जाने की आवश्यकता थी क्या? तो बहुत सारे ऐसे पहलू भी है जो उठते हैं, लेकिन आप और हम जजी जजमेंट पे न बैठे तो वो बेटर होगा। हमारा काम है कि हम देखें कि समाज में ड्रग्स न फैले और हमारे युवा देखिए सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समर्थन में समीर वानखेड़े के आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मामला पॉलिटिकल बन चुका है। इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि मुद्दा पॉलिटिकल है, सामाजिक मुद्दा है। अपने नारकोटिक्स ब्यूरो हो या मैं विक्रम जी से सवाल एक ले लूं। विक्रम जी, जिस तरह से अभी हमने पूरी स्थिति देखी है और एनसीबी के एक डेकोरेटेड ऑफिसर पर कई तरह के सवाल खड़े हुए, उनके सर्टिफिकेट पर, उनके जो रिजर्वेशन के मेरिट पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है पूरी संस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और उसकी कार्रवाई पर भी? अजय जी, मेरे अपने कुछ अवधारणाएं इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बात मानवी जी ने कही थी, विवेचना के दौरान जो गवाह लें आवश्यकता अनुसार ये न देखने कि उनका आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए और सामान्यतः वो आस पड़ोस के निष्पक्ष और इज्जतदार लोग, पीपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखें कि मोबाइल फोन का दुरुपयोग ना हो
और अगर पूरी प्रक्रिया की अगर वीडियोग्राफी हो जाती तो अच्छा रहता। खैर अब उसको छोड़ दीजिए, त्रुटिपूर्ण अगर कोई कार्रवाई हो गई है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन किसी अधिकारी के ऊपर आक्षेप, टीका, टिप्पणी करना हो तो नवाब मलिक खुद भी उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, वो तो उनका एक निहित स्वार्थ है, उनके द्वारा तो कहा ही जाएगा, लेकिन एक अधिकारी को पारदर्शी तरीके से कहते हैं लाइक सीजर्स वाइफ ही शुड बी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म एंड रिप्रोच। अगर उन्होंने धर्म बदल के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में धर्म बदलने के एक उन्होंने जो लाभ लिया है सरकार की आरक्षण नीति का और उसके बाद धर्म बदला या उसके पहले बदला, ये चीज देखने वाली है। ये सिर्फ अगर कोई सामान्य व्यक्ति करे तो शायद चल जाए, लेकिन अगर एक वरिष्ठ पद के ऊपर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो क्या कोई लाभ उठाने के बाद या उसके पहले? दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ये आक्षेप लग रहे हैं तो बेहतर है कि मैंने 36 साल नौकरी की, अगर आरोप लग रहे हैं तो मैं खुद कहता हूं अपने विभाग से, विभागाध्यक्ष से, कि मुझको इस विवेचना से अलग कर दें, क्योंकि एनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी अब नहीं रहेगी। औचित्य ये विवेचना किसी और को दे दी जाए। लेकिन ये सब अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि एक प्रशासनिक नियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी चलता है, ये सर्कस तब चलता है जब हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है। कमजोरी नहीं तो निर्भीक होकर के अगर कह दें कि आरोप तो आप लगा रहे हैं श्रीमान जी, आरोप अगर नहीं है, धारा 182 आईपीसी बनी है कि गलत आरोप लगाने पर मैं आपके खिलाफ ही करूंगा कार्रवाई, क्रिमिनल भी और सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन भी, तीनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का अजय जी मनोबल गिराने के लिए विवेचना तो हो जाने दीजिए, कम से कम विवेचना तो आगे बढ़ी नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक गवाह उठा लिया पूना ने, एक गवाह उठा लिया मुंबई पुलिस ने, ये तो देख लें उसने इत्तेफाक। लेकिन परमवीर के ऊपर और अजय देशमुख के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। जो इतने बड़े जो सुल्ताना और मान सिंह बैठे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और यहां पर इतनी तत्परता के साथ 2 गवाहों को उठा लिया जो 3-3 साल से जिसमें ठंडे बस्ते में चल रही थी। तो प्रश्न तो उठेंगे, दोनों तरफ से उठेंगे। यह सर्कस बिल्कुल अस्वीकार्य है देश को। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने एक साथ उठाए और मैं एक एक करके सबका जवाब लेता हूं। जी, मैं आप ही के पास आ रहा था सीमा जी, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, बाकी केसेस में ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए मुंबई पुलिस में जिस टॉपिक पर हम हैं, अगर उस पे ही रहे तो नहीं, हम उसी पर हैं, लेकिन देखिए ना, ये सवाल तो उठेंगे ना। अगर आप एनसीबी के एक अधिकारी के ऊपर सवाल उठाएंगे और नवाब मलिक का उसमें पर्सनल एजेंडा दिखता है जो कि एपरेंट है क्योंकि उनके दामाद की गिरफ्तारी इसी अधिकारी ने की है, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट तो दिखता ही है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या दिखता है? आप ये बताइए कि जो भी बातें कही गई हैं वो क्या गलत है? क्या उनका सर्टिफिकेट जो भी दिखाए गए हैं वो क्या गलत है? और ये कहना, देखिए शाइना जी बोल रही है कि हमें ये बातें, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जो पेडलर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन बच्चों को ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जब इतना 3000 केजी ड्रग्स आती हैं तो उसमें ना सीमा जी, मैं एक अभी छोटी सी टिप्पणी और कर दूं। अभी एक ताजा ट्वीट आया है नवाब मलिक साहब का, आप ही के पार्टी के नेता हैं, नवाब मलिक साहब का ताजा ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जरा ये बताइए कि नवाब मलिक साहब इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम लगातार देख रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात क्यों नहीं निकल कर आएगी? आएगी ना। वेस्टेड इंटरेस्ट निकल के बात तब आती है अगर वो ये बातें गलत निकलती, तब जितनी भी चीजें उन्होंने दी हैं, चाहे आपको क्या लगता है ये ठीक बात है कि आप अपना धर्म बदल कर आप रिजर्वेशन ले लीजिए? इज इट नॉट अ क्राइम? अगर उन्होंने एक ऐसी चीज अगर उन्होंने करी है, क्या वो उन्होंने गलत करी है? वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा है तो आप मेरे ऊपर डिफेमेशन करिए, आप, है ना? आप इसमें कुछ नहीं करते। और ये बातें देखिए, ये लेक्चर्स देना कि हम सब चाहते हैं कि आप कैसे आप कहते हैं कि आप ईमानदार, अभी शाइना जी बोल रही थी आप एक ईमानदार अफसर के पीछे पड़े हो, उनको हाउ कैन शी गिव अ सर्टिफिकेट टू हिम कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है? लोगों को लेट मी टेक अ रिएक्शन फ्रॉम शाइना जी ओनली। शाइना जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर समीर वानखेड़े जी को इतनी ही आपत्ति थी वो डिफेमेशन केस कर देते। आप चाहती हैं कि ड्रग्स यहाँ से जाए तो आप क्यों उनका साइड ले रही हैं? बिल्कुल, शाइना जी प्लीज जवाब दीजिए। शाइना जी, अजय जी, साइड व्हाई ऑल द बीजेपी लीडर्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड? अजय जी, आप एक निष्पक्ष जांच कीजिए और देखिए समीर वानखेड़े का ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी इंटेग्रिटी का इशू नहीं है। वो एक पुलिस परिवार से आते हैं और जब कोई सिंघम जैसे अपने जान को दावे पे लगा के ड्रग्स को फाइट करते हैं, आपने उनको कैरेक्टर असैसिनेट किया, ट्विटर पे फोटोज पोस्ट किए कि वो दुबई में है, वो ये है, वो है, जो सब गलत रहा। फेक सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? हम उनके पक्ष के लिए नहीं, आप मुद्दे से वापस डिरेल हो रहे हैं। पता है ये बहुत ही छोटा सा पेपर वर्क है, यूपीएससी के जरिए इस पूरे पेपर वर्क को 2 मिनट में ध्वस्त किया जा सकता है। अगर समीर वानखेड़े जी इतने आश्वस्त हैं
कि उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, तो उनको तो डंके की चोट पर डिफेमेशन कर देना चाहिए नवाब मलिक के ऊपर। कम से कम 10 करोड़ का करना चाहिए, 50 करोड़ का डिफेमेशन करना चाहिए। देखिए, आप जिस ढंग से नवाब मलिक की पैरवी कर रहे हैं, शायद उनको एक सवाल पूछे कि अनिल देशमुख और उनके शासनकाल में पुलिस फोर्स के साथ वो जो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, वो तो गायब हो गया अभी। उसके प्रति आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? जहां एक गृह मंत्री ने इस्तीफा दी और हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस ढंग से पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया। यहाँ तो कोई मैं नवाब मलिक की पैरवी क्यों करूंगा? लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल मैं जो सवाल पूछ रहा हूं बहुत इसलिए है क्योंकि अभी विक्रम जी ने कहा, जो कि बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी अधिकारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे और वो अपनी जमीन पर खड़ा है तो सीधे डिफेमेशन करेगा। ये विक्रम जी का कहना, वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। डेफिमेशन की बात ऐसा नहीं है कि नहीं, सच है, ऐसे नहीं कर वो जाने कि उन्होंने किया या नहीं किया और क्यों किया या क्यों नहीं। मैं उनका पक्ष भी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ड्रग मामले को कैसे खत्म किया जाए, हमारे युवा पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रखें, उसके ऊपर ही एक लक्ष्य है और फोकस होना चाहिए। हम सब डिरेल हो रहे हैं ये तू मैं। सीमा जी, आप डिरेल हो रही हैं? देखिए, मैं बिल्कुल डिरेल नहीं हो रही हूँ, मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि अगर इस तरह से हम लोग किसी को करेंगे, लाइक हम उनको सिंघम बोल रहे हैं, शायद हमारे देश के लोगों की आदत है कि किसी को भी कुछ भी बना देना, सिंघम के गाने गा रहे हैं पीछे से, हम ईमानदार ऑफिसर है। देखिए, लोकतंत्र में किसी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है, ऐसा नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल उठा सकते हैं, अगर कोई चीज गलत दिख रही है तो उसको उठाना। जिस समय हम इन मुद्दों के ऊपर चुप हो जाते हैं, उस समय ही देश का नाश होता है। मैं आपको बता दूं, जब हम चुप्पी साध लेते हैं जो गंभीर मुद्दे होते हैं, और ये बात चाहे शहनाज जी हो, हर आदमी ये बात जानता है किस तरह से इसके इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। जो चीजें भी उन्होंने बताई हैं, अगर उसमें से कुछ गलत निकला हो तो आप मुझे बताइए, ये आपने गलत बात कही है, चाहे जो भी हो, चाहे वो मनु हरी से शुरू हुआ। और हम सब खुश हैं कि आर्यन खान को बेल मिला है। आप उनको प्रोटेक्ट मत करिए, देखिए, हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम सब का मानना है कि आर्यन खान को बेल पहले ही मिलना चाहिए था। वो उनको जो सीख और रिफॉर्मेटिव अप्रोच की आवश्यकता है, उसके प्रति हम सब ने काम किया है। लेकिन नहीं तो क्या साइना जी, आप ये कह रही हैं कि आप मान रही हैं कि आर्यन खान को ड्रग की आदत है? आप कह रही हैं उनको रिफॉर्मेटिव अप्रोच की आवश्यकता है, तो ये तो प्रिक्लूड करने वाली बात हो गई ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम सबको, यानी कि समाज को एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेने की आवश्यकता है। हम कोई जजमेंट पे बैठे नहीं है। जजमेंट देना सिर्फ जुडिशरी का काम है। चलिए, मैं एक बार फिर विक्रम जी के पास चल रहा हूं। विक्रम जी, आपने अभी कुछ त्रुटियां बताई पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक आपके सामने आई, लेकिन अगर इस पूरे मामले को हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, कहा जा रहा है कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई वो इसलिए इतनी बड़ी बन गई क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल पिता के बेटे हैं। क्या यही वजह है, या दरअसल एनसीबी के तमाम गिरफ्तारियों को इसी तरह से तरजीह मिलती है? और क्या इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन हर मामले में होता है, या इसमें कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है? अजय जी, पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग और नारकोटिक्स कंट्रोल हजारों की तादाद में ऐसे केसेस बरामद करता है, गिरफ्तार करता है, जिसकी चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन वो चूंकि बीपीएल वाले होते हैं, रिक्शे वाले, खोंचे वाले, रेडी वाले, उनकी चर्चा नहीं होती है, उनकी सजा या भी। लेकिन अगर क्या फिल्म स्टार, हम एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या फिल्म स्टार से अगर बरामदगी होती है, या अगर क्या ये कानून से ऊपर है? मेरे अपना अभिमत ये, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ड्रग्स का अगर इस्तेमाल किया, फिल्म स्टार हो, मैं हूं या कोई भी हो, कानून के हिसाब से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ग्लैमर कोशेंट होता है फिल्म स्टार और उनके परिवार में, इसलिए वो मामला हाइप हो जाता है। लेकिन किसी तरह की इम्यूनिटी फिल्म स्टार्स को नहीं है, ना होनी चाहिए। और फिल्म स्टार में सारी दुनिया जानती है कि ड्रग्स का बोलबाला है, चलन है, क्योंकि वहां ये एक दूसरा विषय हो जाएगा, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल और उनके ऊपर जो दबाव है काम का, वो इतना ज्यादा है कि ड्रग्स की एक प्रचलन हो गया है, जिसके बारे में एनसीबी की जिम्मेदारी प्राथमिक है। और यह भी देखना होगा कि एनसीबी का प्राइमरी काम कंज्यूमर में तो है ही है, लेकिन जो सप्लायर और वॉरलॉर्ड्स हैं और जो माफिया है, क्राइम सिंडिकेट है, उनके ऊपर काम करना ज्यादा है। नारकोटिक्स कंट्रोल का एक्ट जो है, एनडीपीएस एक्ट, वह वाहिद एक्ट है जिसमें सजाए मौत, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी तक है। लेकिन यह बता दें, 1985 से आज तक कितनों को हम फांसी दिला पाए, कितनों की हम चल अचल संपत्ति हम कुर्क कर पाए? शायद
इसका आंकड़ा नहीं दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कि हमारे पास इसका कोई है भी नहीं। और इसमें ये देख लें कि जो त्रुटियां हुई है इन्वेस्टिगेशन में, एक होता मैंने कई बार लिखा है, कई बार आरोप, जो भी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरे ऊपर कई आरोप है, तो मैंने बड़े से बड़े नेता से कहा, नेताजी या तो खुलेआम माफी मांग लें, वरना धारा 182 में फिर कह रहा हूं, हाथ कंगन को वारसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी के, नेताजी में 182 में आपको भेज दूंगा जेल, राजनीति हो जाएगी खत्म आपकी। डरने का क्या काम? अगर मैं निर्भीक हूं, मैंने सफाई से काम किया है, तो ऐसे नेता आते हैं, ऐसे नेता जाते हैं। और ये थर्ड क्लास पत्रकार की तरफ, बाकी अगले अंक में पढ़िए, ये सस्ती पत्रकारिता, जो गली कूचे के पत्रकार होते हैं वो इस तरह की धमकी दबाटा देते हैं। और धमकी सुनता कौन है? जिसका नैतिक बल नहीं होता है, जिसको बाकी होशियार को इशारा काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि साफ गोई सा करके विभाग को खड़ा होकर के सामना करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, अगर आरोप लग रहे हैं और आरोप का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि विवेचना किसी अन्य विवेचक को दे दी जाए। बिल्कुल। मैं मानवी जी, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। अभी विक्रम जी ने भी कहा कि बॉलीवुड में ड्रग के प्रचलन को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं। जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है मानवी जी, इससे पूरे बॉलीवुड के ऊपर लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। देखिए, लोग एक आइडल वर्शिप एक बहुत अहम हिस्सा है तमाम दर्शकों के बीच में फिल्म की हस्तियों को लेकर, और जब आइडल की इमेज ध्वस्त होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन इसका बात को भी हम नहीं निकाल सकते कि सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। आप देखिए, ड्रग्स कहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटीज में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, अगर आप डॉक्टर्स की लाइन, मेडिकल लाइन में देख लीजिए, वहां है, कॉर्पोरेट में है। लेकिन जब भी कभी बॉलीवुड का पास से कोई भी ड्रग्स बरामद होता है, या थोड़ी सी क्वांटिटी में भी होता है, लेकिन पूरा का पूरा बॉलीवुड को ही कटघरे में ला करके रख देते हैं। सारा का सारा बॉलीवुड को ये सोचते हैं कि बाइकआउट कर दे। आप पहले जो जुर्म है उसको साबित करिए, कोई बंदे को गिल्टी करिए। रिया के टाइम पे भी, जब 1 साल पहले सुशांत सिंह मामले के केस में एक ड्रग्स का एंगल निकला था, तो बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई थी और वहां पे काफी ए लिस्ट एक्टर्स को समन किया था, उनको 3-4 दिन इंक्वायरी के लिए बुलाया था, इन्वेस्टिगेशन चली थी। लेकिन चार्जशीट के दाखिल होने के अलावा अंदर कौन गया था? रिया गई थी, वो बात अलग है। दूसरी बात यह कि आपने उन 3 दिन में जितने भी ए लिस्ट एक्टर्स थे सबको डिफेम कर दिया। इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ, इतना ज्यादा डिफेम हुआ कि उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स गवा दिए। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिंक थे, वो भी गवा दिए। और जैसे अब आज की डेट में शाहरुख खान से भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स है वो चले गए हाथ से, इंडोर्समेंट्स चले गए, जो ब्रांड एम्बेसडर्स थे वो भी हट गए। तो पहले आप गुनाह को साबित होने दीजिए, ठीक है? अगर कोई गुनहगार है उसको साबित होने दीजिए, तब आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन कोई भी बंदा थोड़े से शक के दायरे में भी आता है, पूरा का पूरा बॉलीवुड को टारगेट करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया मानवी जी। कैरेक्टर सबसे बड़ा है, और अगर कैरेक्टर पर ही हमले हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं पर होती है। रिजवान सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। रिजवान साहब, बेल तो मिल गई है आर्यन खान को, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर कल आएगा। लेकिन जिन आधारों पर बेल मिला है उसमें एक सवाल यह है कि यह बेल तो सेशन कोर्ट से भी मिल सकता था। देखिए, अगर आप देखेंगे जहां पे भी मीडिया ट्रायल हो जाता है शुरू, वहां पे आमतौर पे जो छोटे जजेस होते हैं, जो हाईकोर्ट के जजेस नहीं होते, उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है और अक्सर ये बकल कर लेते हैं अंडर प्रेशर। तो वो लोगों को इस तरीके का कोई भी टेक्निकल एरर या फिर लॉ पॉइंट पे एरर नहीं करना चाहते हैं वो, जहां पे वो मीडिया की स्क्रूटनी में आ जाए या पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाए, तो वो लोग अक्सर बेल रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि आखिर में बंदा तो हाईकोर्ट चले ही जाएगा, अगर बेल मिलना है तो हाईकोर्ट दे देगा। और हाईकोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, सेक्शन 482 के हिसाब से इनहेरेंट पावर्स होते हैं हाईकोर्ट के पास, सो दे आर लाइक स्टेट, पूरे स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो इसी वजह से क्योंकि सेक्शन 482 के पावर्स हैं, तो आप देखेंगे कि जब बेल का एप्लीकेशन हुआ था छोटे कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में, तो उसमें आर्टिकल 21 और बाकी आर्टिकल्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए थे। जो मुकुल रोहतगी साहब ने जो आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट में किए, तो 70% आर्ग्यूमेंट था पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। रिजवान साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। दरअसल हमारी इस चर्चा का वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।